हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें 18 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारा देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग 19वां क्लास देखेंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गुप्त काल के बाद वाला, मतलब कि गुप्तोत्तर काल होता है, उसको आज हम लोग को देखना है। ठीक है, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी बाकी पीडीएफ होगा शनिवार और रविवार को क्या करेंगे कि डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग को आज पढ़ना क्या है, तो गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। गुप्तोत्तर काल का मतलब विकास कैसे हुआ, यहाँ से कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उस तरह से हम लोग का ये पीपीटी बना हुआ है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था, 6ठी शताब्दी के मध्य तक आते आते क्या हुआ, जो गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका क्या हुआ कि पूर्ण रूप से क्या हो गया था कि विभक्त हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था। और उत्तरी भारत क्या हुआ कि अनेक राज्यों में बट गया, छोटा छोटा राज्यों में बट गया। और यहाँ पर छोटा छोटा शक्तियां क्या हुआ, उभर कर निकला। जैसे में देख सकते हैं कि बल्लभी जो गुजरात में है, वहां पे मैत्रक वंश निकला। ठीक है, पंजाब में हूनों का शासन हो गया। कनौज जो अभी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे मौखरी वंश बना। ठीक है, और मालवा में क्या हुआ कि यशोवर्मन वंश बना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये मालवा अभी कहां पे पड़ता है, ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि मालवा जो अभी पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम लोग को एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, वो है वर्धन राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि पुष्यभूति इसका क्या थे कि संस्थापक थे। और ये भी अब पूछते रहता है कि कहां पे इसका स्थापना किए थे, तो आपको बताना है थानेसर में इसका स्थापना किए थे। और थानेसर अभी कहां पे पड़ता है, तो हरियाणा का जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे पड़ता है। वहीं पे वर्धन राजवंश का पुष्यभूति क्या किए थे कि स्थापना किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वर्धन राजवंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्थापना पुष्यभूति किए थे, इसी कारण से। ठीक है, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन बनाते रहता है वर्धन वंश में कि किसे शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कहा जाता है। तो आपको बताना कि प्रभाकर वर्धन को शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कहा जाता है। किस वंश का, तो आपको याद रखना है वर्धन राजवंश का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रभाकर वर्धन जो थे और उनके पत्नी कौन थे, यशोमती। उनसे क्या हुए कि 2 पुत्र जन्म लिए। एक तो राजवर्धन थे और एक हर्षवर्धन, जिनका आप नाम सुनते रहते होंगे। और एक पुत्री जन्म ली थी, उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है राजश्री नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। राजश्री का हमेशा पूछते रहता है कि जो हर्षवर्धन के बहन थी, उनका शादी कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि कनौज में इनका शादी हुआ था। और किनसे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि मौखरी नरेश ग्रह बर्मन से हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजवर्धन जो थे अपने पिता के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि राजवर्धन अपने गद्दी पे बैठे, मतलब वर्धन वंश के राजगद्दी पे बैठे। और जो मालवा का नरेश जो था उस समय कौन था, तो देवगुप्त था। वो क्या किए थे कि इनके जो जीजाजी थे, मतलब राजश्री के जो पति थे ग्रह बर्मन, उसको हत्या कर दिए। और हत्या करके क्या किए कि राजश्री मतलब इनके जो बहन थे हर्षवर्धन का, उसको क्या कर लिए, तो एक कैद कर लिए थे। कौन, तो आपको याद रखना है देवगुप्त। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें तो क्या हुआ कि राजवर्धन जो थे देवगुप्त के बाद में पराजित कर दिए। लेकिन देवगुप्त के एक मित्र था, वो कौन था, तो आपको याद रखना है शशांक। शशांक कहां के राजा था, तो गौड़ का शासक था। गौड़ अभी कहां पे पड़ता है, ये भी पूछ सकता है, तो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसका राजा था। और वो क्या किया कि धोखे से राजवर्धन को क्या कर दिया कि हत्या कर दिया। यहां से इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शक्तिशाली और यशस्वी सम्राट था किसका, वर्धन राजवंश का। तो हर्षवर्धन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले पूछता है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा था। आपको बताना है कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसका क्या था, शासनकाल पे रहा। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश के एक शक्तिशाली और एक यशस्वी सम्राट था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 16 वर्ष के मात्र आयु में क्या हुआ था कि विकट परिस्थितियों पर इसको गद्दी पर बैठना पड़ा। जो अपने आप को क्या बोलता था, तो राजपुत्र कहता था। और स्वयं को अपना नाम दिया था क्या, तो शिलादित्य अपना नाम रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
हर्ष ने मतलब कि जो हर्षवर्धन ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र के सहायता से क्या किए थे, जो इनकी बहन थी राजश्री, उसको क्या किए थे कि खोज निकाले थे। हम लोग अभी देखे थे कि देवगुप्त क्या किया था कि इनको कैद कर लिया था। उनको क्या किए बाद में कि एक खोज निकाले, ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये भी पूछते रहता है कि किसके सहायता से, तो अपने आचार्य की सहायता से। इनके आचार्य कौन थे, तो दिवाकर मित्र थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। ये पूछते रहता है कि हर्ष ने अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, तो कनौज में अपना राजधानी बनाए थे। और यहाँ राजधानी क्यों बनाए थे, क्योंकि ये सोचते थे कि चारों तरह से अपना यहाँ से क्या करेंगे कि राज्य को फैलाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या हुआ कि हर्ष को पूर्वी एक राजा था, कौन, शशांक। शशांक कहाँ के राजा था, तभी हम लोग देखे थे गौड़ देश का। और एक शैव राजा था। शैव मतलब कि ये शिव भगवान का पूजा करने वाला, ये बहुत बड़ा कट्टर भी था, शिव भगवान का पूजा करने वाला। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो गौड़ देश का क्या था कि एक राजा था, कौन, तो शशांक। उससे इसको मुकाबला करना पड़ा, किसको, तो हर्ष को। और बाद में क्या हुआ कि 619 ईस्वी में शशांक का मृत्यु हो गया। बाद उसके बाद क्या हुआ कि शत्रुता खत्म हो गया दोनों के बीच में। जब मर ही गया आदमी तो अब शत्रुता क्या रहेगा, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि हर्ष का क्या हुआ कि अभियान बढ़ते जा रहा था, मतलब कि क्षेत्र बढ़ते जा रहा था। तब ये क्या किया कि दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया। दक्षिण की ओर जब बढ़ना शुरू किया तब ये नर्मदा के किनारे, यहाँ पर नर्मदा के किनारे क्या हुआ कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, वहां से इनको भिड़ना पड़ा। और भिड़ने के बाद क्या हुआ कि हर्ष को क्या हुआ, पराजित यहां से मिला। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं हर्ष के समकालीन कुछ शासक के बारे में। यहां से हमेशा सवाल बनाते रहता है कि हर्षवर्धन के समय कौन कौन सा शासक कहां कहां पे था, ठीक है। तो भास्कर वर्मा को देखते हैं। तो भास्कर वर्मा के बारे में पूछे कि ये कहाँ के शासक था, तो आपको याद रखना है कामरूप का शासक था। कामरूप अभी कहाँ पे पड़ता है, तो असम में पड़ता है, ठीक है। असम का ये शासक था। मतलब भास्कर वर्मा किस वंश से रिलेट करता था, ये भी पूछते रहता है, तो बर्मन वंश से रिलेट करता था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय इनको क्या किया था कि हर्ष को हरा दिया था, हर्षवर्धन को। तो ये किस वंश का राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश के शासक थे। और ये कहाँ के राजा थे, मतलब तो आपको याद रखना कर्नाटक में। कर्नाटक के इनका राजधानी था कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक में, तो बीजापुर के जिले बादमी में इनका क्या था कि राजधानी था, किसका, पुलकेशिन द्वितीय का। ये बात आपको याद रखना है। गौड़ नरेश, एक गौड़ कहां पे पड़ता है, तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां के राजा कौन था, तो शशांक था। जिसका राजधानी कहां पे था, तो कर्ण सुवर्ण था। ये बात आपको याद रखना है। और ये कट्टर शैव शासक था। उसी ने क्या किया था कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष कहां पे, तो जहां पे बोध गया है वहां पे। बोध गया में क्या हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। उसी वृक्ष को क्या किया था, ये जो था शशांक कटवा दिया था। ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या कि ध्रुवसेन द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो ये बल्वी गुजरात का शासक था और इसे हर्ष ने पराजित किया था। अब बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया था कि अपने पुत्री को शादी करा दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है इसी से, ध्रुवसेन से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हेनसांग के बारे में। हेनसांग के बारे में हमेशा पूछते रहता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये कहाँ के रहने वाला था, तो चीन का रहने वाला था। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये क्यों आया था, भारत कोई आएगा तो किसी न किसी उद्देश्य से ही आया होगा, घूमने आया है, शिक्षा प्राप्त करने आया है। तो ये किस लिए आया था, तो आपको याद रखना है कि ये पढ़ने के उद्देश्य से आया था। कहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से आया था, तो नालंदा महाविहार जो आप देखे थे कि गुप्त साम्राज्य में बनाया गया था, तो वहां पर ये पढ़ने आया था। बौद्ध विश्वविद्यालय था, कहां पे, नालंदा महाविहार। ये कहां पे अभी पढ़ता है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में पढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करने आया था कि बौद्ध जो ग्रंथ था उसको एकत्रित करने के लिए आया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हेनसांग के द्वारा इस समय के शूद्रों को क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि कृषक कहा गया है। हेनसांग जो यात्री था उसको राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा गया है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन आपसे पूछ दे कभी कि शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है उनको। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हर्ष, जिनको हर्षवर्धन पूरा नाम है, तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का महायान शाखा को क्या किए थे कि संरक्षण दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये महायान शाखा क्या है भाई, तो हम लोग जब बौद्ध काल पढ़ रहे थे तो बौद्ध काल में क्या हुआ था कि जब उनका मृत्यु हो गया था महात्मा बुद्ध को, तो बाद में क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था दो शाखा में बट गया था। एक तो महायान शाखा था और एक कौन था, हिनायान शाखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसी में से जो महायान शाखा था उसको संरक्षण कौन दिए थे, तो आपको याद रखना हर्षवर्धन, ठीक है। टैक्स के बारे में इस समय को देख लेते हैं, क्योंकि टैक्स भी पूछते रहता है इस समय के कि किस प्रकार का टैक्स लगता था। तो हर्ष काल में क्या है कि 3 प्रकार का टैक्स का जानकारी प्राप्त होता है। पहला जो है आपका हिरण्य, एक किस तरह का टैक्स था, तो नगद
कर था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा था भाग, एक किस तरह का टैक्स था, तो कृषि से जो उपज होता था ना उसका 1/10वां भाग लिया जाता था, ठीक है। तीसरा कर कौन था, तो बलि कर, जिसका क्या है कि पर्याप्त जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 प्रकार के हर्षवर्धन काल में क्या था कि टैक्स लगता था, यहां से आपको ध्यान में रखना है। साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि साहित्य के बारे में भी क्वेश्चन बनाते रहता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में अनेक विद्वान निवास करते थे, जैसे में बानवट थे, मयूर थे, मातंग, दीवार थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे, ये पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है कि बानवट क्या थे कि हर्ष का दरबारी कवि थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बानवट के द्वारा क्या क्या चीज लिखा गया था, तो हर्षचरित लिखा गया था, कादम्बरी, ये सब लिखा गया था पुस्तक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मयूर के द्वारा क्या लिखा गया था, तो आपको याद रखना है कि सूर्य शतक की रचना किए थे मयूर, ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। हर्ष ने 3 स्वयं नाटक लिखे थे, कौन कौन सा नाटक लिखे थे, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक है, नागानंद, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि ये भी बहुत एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि ये अनपढ़ थे, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रयाग महामोच परिषद के बारे में हमेशा पूछते रहता है। प्रयाग कहाँ है, तो प्रयागराज इलाहाबाद आपको ध्यान में होगा, ठीक है। हर्ष के समय क्या हुआ कि हर्ष क्या शुरू किया कि प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन करवाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना। इसने प्रथम दिन में क्या होता था, बुध की, दूसरे दिन सूर्य की, मतलब सूर्य भगवान की, तीसरे दिन शिव की पूजा किया जाता था, चौथा दिन क्या किया जाता था कि सबको दान दिया जाता था। और हेनसांग ये पूछते रहता है कि किस प्रयाग महामोच परिषद में एक क्या किया था कि सम्मिलित हुआ था, तो आपको याद रखना कि छठा जो प्रयाग महामोच परिषद हुआ था उसमें क्या हुआ था कि ये सम्मिलित हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशासन के बारे में इसका। तो हर्षवर्धन को क्या बोला गया कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोला गया, लेकिन एक माना जाता है कि ना तो एक कट्टर था ना ही ये पूरे देश का शासक था। तो ये कहां से कहां तक का शासक था, तो आपको याद रखना कि कश्मीर को छोड़कर उत्तरी भारत तक ही इसका क्या था कि सीमित राज्य था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे तो देखे थे कि गुप्त साम्राज्य क्या किया था कि दक्षिणी भारत तक को पूरा को जीत लिया था। हम लोग देखे थे दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हरा दिए थे, ठीक। तो वो सब वहां पर जीत गया था। लेकिन ये क्या हुआ था कि जब गुप्त काल खत्म हुआ था तो पूरा जो उत्तरी भारत था ये छोटा छोटा राज्य में विभक्त हो गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना। फिर भी हर्षवर्धन ध्वजा उत्तरी भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ा इनका भूमिका है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली हर्षवर्धन काल से। तो देखिए याद रखना है क्या कि महाराज किसको बोला जाता था, तो हर्ष के अधीनस्थ शासक। अधीनस्थ का मतलब इसके अधीन कौन कौन राज्य आता था, ठीक है। सचिव के बारे में या अमात्य के बारे में पूछते रहता था कि इसको बोला जाता था, तो मंत्री परिषद के मंत्री को बोला जाता था। भुक्ति कल हम लोग देखे थे गुप्त साम्राज्य में भी, तो भुक्ति किसको बोला जाता है, स्टेट, प्रोविंस, प्रांत को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। उपरिक या राष्ट्रीय किसको बोला जाता है, तो भुक्ति का प्रशासक बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ग्राम छपटलिक किसको बोला जाता है, तो आपको बताना है कि ग्राम शासन का प्रधान को, ठीक है। चाट भाट किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है पुलिस कर्मी को। डंडा पासिक या डांडिक किसको बोला जाता है, तो पुलिस विभाग के अधिकारी को, ठीक है। बृहदेश्वर किसको बोला जाता है, तो अश्व सेना के अधिकारी को बोला जाता है। अबलाधिकृत किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना कि पैदल सेना के अधिकारी को। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्या कर देता है कि शब्दावली दे देता है, महत्वपूर्ण नाम दे देता है, और एक तरफ दे देता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो हमेशा पूछते रहता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा महाविहार को कौन बनाया था, जिसका संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान में रखना कि कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो नालंदा महाविहार जो था वहां पे क्या था कि हर्ष के समय महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये बात आपको ध्यान में रखना। हर्ष के समय यहाँ का कुलपति कौन था, तो आपको बताना है कि शीलभद्र थे। ये पूछते रहता है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार का कुलपति कौन थे, तो आचार्य कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे, ये बात आपको ध्यान में रखने, ठीक है। हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो सिंहनाद कौन थे, तो मुख्य सेनापति थे। अवंती कौन थे, तो शांति और युद्ध का मंत्री थे, ठीक है। स्कंदगुप्त कौन थे, तो हाथी मतलब गज के सेना के मुख्य अधिकारी होते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कुंतल कौन होते थे, तो अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही। कल क्या करेंगे कि जो भी दक्षिणी भारत का इतिहास है वो हम लोग देख लेंगे प्राचीन भारत में। उसके बाद क्या होगा कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास क्या होगा, एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है वो सारा खत्म हो जाएगा कल, मतलब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मेडिएवल शुरू कर लेंगे। मेडिएवल जो होगा
मान लीजिए कि 10-15 क्लास होगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर लेंगे, जहां से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।